5 जून 1984 रात के लगभग 11 बजे अमृतसर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पंजाब कई दिनों से कर्फ्यू की गिरफ्त में था। रेल सेवाएं बंद थीं, टेलीफोन लाइनें काट दी गई थीं, पत्रकारों की आवाजाही सीमित कर दी गई थी। पूरे राज्य पर जैसे एक अजीब सा मौन छा गया था। लेकिन उस रात उस मौन के पीछे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देने वाली थी। अमृतसर के दिल में स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर के चारों ओर भारतीय सेना की टुकड़ियां अपनी अपनी पोजीशन ले चुकी थीं। यह कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था। एक तरफ थी भारतीय सेना, दूसरी तरफ था भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक। और उस परिसर के भीतर मौजूद थे सशस्त्र उग्रवादी, जिनका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में राय आज भी बटी हुई है। कुछ लोगों के लिए वह एक धार्मिक नेता था, कुछ के लिए सिख अधिकारों की आवाज, और कुछ के लिए वह एक खतरनाक उग्रवादी आंदोलन का चेहरा बन चुका था। उसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। अगले 72 घंटों में जो होने वाला था वह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था। वह भारत के लोकतंत्र, राजनीति, धर्म, राष्ट्रीय सुरक्षा और समाज के बीच टकराव की एक ऐसी कहानी थी जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। यह कहानी है ऑपरेशन ब्लू स्टार की, एक ऐसी घटना जिसे कुछ लोग राष्ट्रीय आवश्यकता मानते हैं, कुछ लोग राष्ट्रीय त्रासदी और कुछ लोग दोनों। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 5 जून 1984 की रात से कई साल पीछे जाना होगा। 1982 पंजाब का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। जो असंतोष कभी राजनीतिक मंचों और भाषणों तक सीमित था, वह अब सड़कों पर दिखाई देने लगा था। हिंसा की घटनाएं बढ़ रही थीं। पुलिस और प्रशासन लगातार दबाव में थे और इसी दौरान जरनैल सिंह भिंडरावाले ने अपने समर्थकों के साथ अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर को अपना प्रमुख ठिकाना बना लिया। शुरुआत में यह केवल रहने और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं और फिर वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहिब, सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने आते हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक आस्था है, एक पहचान है, एक इतिहास है। लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में यही परिसर भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती का केंद्र बनने लगा। भिंडरावाले के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। उनके साथ हथियारबंद लोग भी जुड़ रहे। सरकारी एजेंसियों का दावा था कि परिसर के भीतर हथियार जमा किए जा रहे हैं। वहीं भिंडरावाले के समर्थकों का कहना था कि वे केवल आत्मरक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों पक्षों की बातें अलग थीं, लेकिन एक बात साफ थी, तनाव लगातार बढ़ रहा था। यदि भिंडरावाले इस आंदोलन का चेहरा था, तो एक व्यक्ति उसका सैन्य दिमाग था। उसका नाम था शाह बेग सिंह और उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। मेजर जनरल शाह बेग सिंह भारतीय सेना के सबसे अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते थे। 1965 और 1971 के युद्धों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उन्होंने मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को प्रशिक्षित किया था। कई सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि गुरिल्ला युद्ध और असम्मित लड़ाई की रणनीतियों में उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। लेकिन सेना से सेवानिवृत्ति से ठीक पहले उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उनका कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, लेकिन उनका सैन्य करियर विवादों के बीच समाप्त हुआ। शाह बेग सिंह का मानना था कि उनके साथ अन्याय हुआ है और धीरे धीरे वे भिंडरावाले के करीब आ गए। यह वही मोड़ था जिसने पूरी कहानी को बदल दिया, क्योंकि अब पहली बार एक अनुभवी सैन्य रणनीतिकार स्वर्ण मंदिर परिसर की रक्षा व्यवस्था तैयार कर रहा था। नई दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी सरकार लगातार रिपोर्टें प्राप्त कर रही थी। हर नई रिपोर्ट पिछली रिपोर्ट से ज्यादा चिंताजनक थी। पंजाब में हत्याएं बढ़ रही थीं। सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा था। कुछ जगहों पर यात्रियों को बसों से उतारकर मारने की घटनाएं सामने आ रही थी। पत्रकारों और राजनीतिक विरोधियों पर हमले हो रहे थे। आम लोगों के बीच डर बढ़ता जा रहा था। सरकार के सामने एक गंभीर समस्या थी। यदि कार्रवाई नहीं की जाती तो कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो सकती थी, लेकिन यदि कार्रवाई की जाती तो वह भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक के भीतर करनी पड़ती। दोनों रास्ते खतरनाक थे। अक्सर ऑपरेशन ब्लू स्टार की चर्चा में एक बात छूट जाती है, और वह है बातचीत। कई दौर की वार्ताएं हुई केंद्र सरकार और अकाली नेताओं के बीच, विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर। चंडीगढ़, नदी जल विवाद, राज्य अधिकार, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, कई विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास इतना बढ़ चुका था कि समझौता लगभग असंभव हो गया था। 1984 की शुरुआत तक स्थिति बेहद गंभीर
गंभीर हो चुकी थी। पंजाब लगभग रोज खबरों में था। हत्या, हमला, गिरफ्तारी, प्रदर्शन, तनाव। देश के बाकी हिस्सों में भी चिंता बढ़ रही थी। इंदिरा गांधी पर दबाव बढ़ रहा था। विपक्ष सवाल पूछ रहा था। सुरक्षा एजेंसियां चेतावनी दे रही थी। राज्य सरकार प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल दिखाई दे रही थी। और इसी दौरान खुफिया रिपोर्टों ने सरकार की चिंता और बढ़ा दी। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि यदि स्थिति को नहीं रोका गया तो उग्रवाद और अधिक संगठित हो सकता है। सरकार को आशंका थी कि भविष्य में यह आंदोलन और खतरनाक रूप ले सकता है। इन रिपोर्टों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, खुफिया एजेंसियां, सैन्य नेतृत्व सभी एक ही सवाल पर विचार कर रहे थे। अब आगे क्या किया जाए? मई 1984 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चला। विभिन्न विकल्पों पर विचार हुआ। विशेष बलों की कार्रवाई, घेराबंदी, बातचीत या पूर्ण सैन्य अभियान। हर विकल्प के अपने जोखिम थे। आखिरकार एक फैसला लिया गया। एक ऐसा फैसला जो भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाला था। भारतीय सेना को तैयार रहने का आदेश दिया गया। ऑन ऑपरेशन का नाम रखा गया, ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन दिल्ली में बैठे लोग एक बात नहीं जानते। स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत प्रतिरोध उनका इंतजार कर रहा था। मई 1984 का अंतिम सप्ताह, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय में लगातार बैठकें चल रही थीं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें मेज पर रखी थीं। पंजाब से आने वाली खबरें लगातार चिंता बढ़ा रही थीं और हर रिपोर्ट के साथ सरकार पर दबाव भी बढ़ रहा था। 3 जून 1984 पंजाब में अभूतपूर्व सुरक्षा उपाय लागू किए गए। कर्फ्यू लगा दिया गया। कई स्थानों पर आवाजाही रोक दी गई। रेल और बस सेवाओं पर प्रभाव पड़ा। संचार के विभिन्न माध्यमों पर नियंत्रण बढ़ाया गया। पत्रकारों की पहुंच सीमित कर दी गई। उसी समय अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर भी हलचल बढ़ चुकी थी। भिंडरावाले और उसके समर्थकों को अंदाजा था कि कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था कि कार्रवाई कब होगी और कितनी बड़ी होगी। परिसर के भीतर मौजूद हथियारबंद लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। रक्षा व्यवस्था पहले से तैयार थी। शाहबेग सिंह ने जो योजना बनाई थी उसका उद्देश्य साफ था। यदि सेना आती है तो उसे आसान जीत नहीं मिलने दी जाएगी। ऑपरेशन की कमान सौंपी गई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ को। ये चयन केवल सैन्य योग्यता के आधार पर नहीं था। बराड़ एक अनुभवी अधिकारी थे, लेकिन एक और बात महत्वपूर्ण थी, वे स्वयं सिख थे। सरकार चाहती थी कि दुनिया इसे किसी धर्म के खिलाफ कार्रवाई के रूप में न देखे। सरकार का आधिकारिक रुख स्पष्ट था। ये ऑपरेशन किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि हथियारबंद उग्रवादियों के खिलाफ था। शुरुआती योजना अपेक्षाकृत सीमित कार्रवाई की थी। उम्मीद थी कि प्रशिक्षित कमांडो तेजी से अंदर जाएंगे, मुख्य हथियारबंद ठिकानों को निष्क्रिय करेंगे, नेतृत्व को गिरफ्तार या समाप्त करेंगे और न्यूनतम नुकसान के साथ ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। सेना के पास परिसर का नक्शा तो था, लेकिन अंदर की वास्तविक रक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं थी। स्थिति को और जटिल बना रही थी एक और बात, परिसर में केवल हथियारबंद लोग नहीं थे, श्रद्धालु भी मौजूद थे। गुरु अर्जन देव जी के शहीदी गुरु पर्व के कारण बड़ी संख्या में लोग परिसर में आए हुए थे। इनमें बुजुर्ग थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, ऐसे लोग जो किसी सैन्य संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। यही कारण है कि बाद में नागरिक हताहतों का मुद्दा ऑपरेशन के सबसे विवादित पहलुओं में से एक बन गया। दिन भर तनाव बना रहा। अमृतसर के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ती रही। शाम होते होते माहौल और गंभीर हो गया। सेना की विभिन्न इकाइयां अपनी अंतिम तैयारियों में जुट गईं। हथियारों की जांच हुई, रेडियो संचार की पुष्टि हुई, अंतिम आदेश जारी किए गए। रात 11 बजे भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई शुरू की। विभिन्न दिशाओं से सैनिक आगे बढ़ने लगे। शुरुआती उद्देश्य था मुख्य प्रवेश बिंदुओं पर नियंत्रण स्थापित करना और प्रमुख इमारतों तक पहुंच बनाना। लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, कुछ ही मिनटों में भारी गोलीबारी शुरू हो गई। ऊंची इमारतों से, खिड़कियों से, छतों से, विभिन्न दिशाओं से सैनिकों पर कई तरफ से फायर आने लगा। यह साधारण प्रतिरोध नहीं था, यह संगठित और योजनाबद्ध रक्षा थी। कई अधिकारियों को तब एहसास हुआ कि शाहबेग सिंह ने परिसर को एक सैन्य रक्षात्मक क्षेत्र में बदल दिया था। हर आगे बढ़ते कदम पर गोलीबारी हो रही थी। हर खुला स्थान संभावित मौत का क्षेत्र बन चुका था। रेडियो पर लगातार संदेश आ रहे थे, भारी फायरिंग, आगे बढ़ना मुश्किल, अतिरिक्त सहायता चाहिए। समय बीतने के साथ सैन्य नेतृत्व के सामने एक कठिन सवाल खड़ा हो गया। यदि इसी तरह लड़ाई जारी रही तो सैनिकों की हानि और बढ़ सकती थी, लेकिन यदि अधिक भारी हथियारों का उपयोग किया गया तो धार्मिक परिसर को भारी नुकसान पहुंच सकता था। दोनों विकल्प बेहद कठिन थे। 6 जून की सुबह भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया। अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि केवल हल्के हथियारों और सीमित बल के सहारे अकाल तख्त पर नियंत्रण पाना बेहद कठिन होगा। इसी दौरान वह फैसला लिया गया जो आज
आज भी ऑपरेशन ब्लू स्टार की सबसे विवादास्पद यादों में से एक है। भारी बख्तरबंद सहायता का उपयोग किया जाएगा। सुबह के घंटों में लड़ाई और तेज हो गई। भारी हथियारों का उपयोग शुरू हुआ। अकाल तख्त, जो सदियों से सिख धार्मिक और राजनीतिक परंपरा का प्रतीक रहा था, अब संघर्ष का मुख्य केंद्र बन चुका था। कई सैनिकों ने बाद में बताया कि ये उनके जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी। कारण केवल दुश्मन का प्रतिरोध नहीं था, कारण वह स्थान भी था जहां ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। कई सैनिक स्वयं सिख थे, कई अन्य सैनिक भी इस धार्मिक स्थल के महत्व को समझते थे। अकाल तख्त के भीतर मौजूद प्रमुख नेताओं में एक था मेजर जनरल शाहबेग सिंह, वही व्यक्ति जिसने पूरे रक्षा तंत्र की योजना बनाई थी। रिपोर्टों के अनुसार अंतिम चरण तक वह प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहा था। उसकी मृत्यु को लेकर अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश आधिकारिक विवरणों के अनुसार वह ऑपरेशन के दौरान हुई गोलीबारी में मारा गया। 6 जून की शाम तक भारतीय सेना ने परिसर के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हालांकि कुछ स्थानों पर छिटपुट प्रतिरोध जारी रहा। अगले कुछ घंटों और दिनों में तलाशी अभियान चलाए गए, हथियार बरामद किए गए, संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और धीरे धीरे लड़ाई समाप्त होने लगी। लेकिन जब धुआं छटा तो सामने जो दृश्य था उसने पूरे देश को झकझोर दिया। अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा था। स्वर्ण मंदिर परिसर के कई हिस्से संघर्ष से प्रभावित हुए थे। सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैनिक, उग्रवादी और नागरिक। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें किसी पक्ष के पास जश्न मनाने की बहुत कम वजह थी। 6 जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार लगभग समाप्त हो चुका था। स्वर्ण मंदिर परिसर पर भारतीय सेना का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। भिंडरावाले मारा जा चुका था। शाहबेग सिंह भी अब जीवित नहीं था। दिल्ली में बैठे कई अधिकारियों को लग रहा था कि सबसे बड़ा संकट टल रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की खबर धीरे धीरे पूरे देश और दुनिया में फैलने लगी। ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों में बसे सिख समुदायों में भी भारी प्रतिक्रिया देखने को मिली। प्रदर्शन हुए, विरोध मार्च निकाले गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार अब केवल भारत का मुद्दा नहीं रहा था, ये वैश्विक सिख समुदाय की चर्चा का केंद्र बन चुका था। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। जय हिंद।